ओके, हर्ष को एडमिट कर लेते हैं अभी। हेलो, अभी तस्वीर दिख रही है, हर्ष खुद नहीं दिख रहे हैं। क्या हाल चाल है? बस ऑल फाइन स्वाति। टिपिकल मुंबईकर, बारिश में ऑफिस नहीं जाना लेकिन बारिश में लोनावला घूम कर आ जाता है। क्या जी हाँ, वीकेंड वही था। वीकेंड वही था? वेरी नाइस। कुछ लेकर आए कि खाली हाथ आ गए? नहीं, लाए तो है वैसे। चलो फिर ठीक है, माफी। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल जवाब का सिलसिला। ठीक है, एक बड़ा ही एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बाजार में आया हुआ, बहुत पुराना नहीं है। 2017 से इसके बारे में बात होनी शुरू हुई थी और कुछ दिनों पहले हर्ष इसके बारे में मेरी एक एक कंपनी है विंट वेल्थ करके, उनके जो फाउंडर हैं एंड दे डील इन दिस पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट का विकल्प है उसमें, उनसे बात हुई थी मेरी डिटेल में। तो वो है जो विकल्प है उसका नाम है कवर्ड बॉन्ड। और इसी के ऊपर पहला सवाल है कि राजीव अरुण पटनायक जी का, कि ये जो कवर्ड बॉन्ड है ये आपको 9 से 11% इंटरेस्ट देने की बात करते हैं। और इन्होंने अपने कमेंट में लिखा है कि दीज आर मोर सेफर देन म्यूचुअल फंड विच इज नॉट एट ऑल करेक्ट। जानना चाहते हैं कि ये है क्या और इसे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, किसके लिए है ये? तो वेल, उन्होंने ये पहले ही कमेंट में लिख दिया कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा सेफ है। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, मुझे वो नहीं पता। स्टेटमेंट था, क्वेश्चन नहीं कि था। ओके, सो इन एनी केस स्वाति, ये जरूरी है समझना कि कवर्ड बॉन्ड होते क्या है। फिर हम्म हम उसके बेनिफिट्स पे आते हैं कि करीबन 9 से 11% के बीच में आपको कैसे मिलेगा। तो हम्म एक एक अगर हम इसे स्ट्रक्चर समझे, तो विंट वेल्थ जो आपने नाम लिया, उनकी वो जो अभी जो एक स्कीम थी वो मैंने देखी भी थी। हम्म तो ये स्कीम के बारे में खाली आपको बता दूं, स्पेसिफिकली जो उनकी ब्रिक्स करके उन्होंने अभी लॉन्च की थी, जो अभी फुली सब्सक्राइब भी हो चुकी है इंसिडेंटली। हम्म तो ये क्या है कि विंट वेल्थ ने एक एनबीएफसी को अप्रोच किया। हम्म अब ये एनबीएफसी थी यू ग्रो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यू ग्रो एक एनबीएफसी है जो एसएमईज को बिजनेस लोन देती है। जी। सो बिजनेस लोन देने के सो ये एनबीएफसी ने बिजनेस लोन कई बिजनेसमैन को दिए हैं, और उन्होंने प्रॉपर्टीज, जो बिजनेसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज कोलैटरल रखी हैं और उसके सामने उन्होंने लोन दिया है। हम्म अब ये वाले लोन को वो सिक्योरिटाइज करना चाहते हैं, विच मीन वेल्थ उनको अप्रोच करता है और कहता है कि आपके पास जो लोन्स हैं, जिनके सामने आपने प्रॉपर्टीज कोलैटरल के रूप में ले रखी हैं, ये हम्म लोन्स मैं आपसे खरीद लेता हूँ। तो इन्होंने ये लोन खरीदे उनसे। तो मान ओके। लीजिए जो एग्जांपल दिया है उसमें है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, विच इज इन द हम्म फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज या जो भी कोलैटरल के रूप में है। उसके सामने इन्होंने 20 करोड़ का ये बॉन्ड उनसे यूग्रो से खरीद लिया। हम्म अब ये जो बॉन्ड्स हैं, ये उन्होंने उसके सामने जो कोलैटरल है वो 25 करोड़ के कोलैटरल है, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो 100 करोड़ है। तो ये उन्होंने सिक्योरिटी मार्जिन रखी है। हम्म अब ये ट्रांसफर हुआ एक एसपीवी में, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, जिसमें एक कस्टोडियन भी है जो ये सारे बॉन्ड्स का लिक्विडेशन वगैरह जो करना होगा, ये चीज की जिम्मेदारी वो एसपीवी की हो गई है। जो ट्रस्टीज अपॉइंट किए गए हैं वो ठीक है, हम्म वो अपनी जगह है। हम्म अब क्या होता है कि जो लोन्स हैं, जो यूग्रो ने एक्चुअल बिजनेस लोन दिए हैं, उसका जो रेसिडुअल टेन्योर है, मतलब मेच्योरिटी कब है, जब तक वो लोन उन्हें वापस मिलेगा, वो करीबन 90 महीनों का। तो हम्म दैट इज अबाउट 2029 में वो एक्चुअल लोन के सारे रीपेमेंट इस एनबीएफसी को होगा। लेकिन बॉन्ड का जो टेन्योर है वो 18 महीने का रखा गया है, हम्म मेच्योरिंग इन 2022। हम्म अब ये है कि ये बैंक्रप्सी से, मान लीजिए एनबीएफसी के एनपीएस वगैरह ज्यादा हो जाते हैं और एनबीएफसी रिकवर नहीं कर पाता है, तो बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट कैसे करेगा? तो हम्म इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वो लोन्स ऑलरेडी बाहर निकाल लिए और एक एसपीवी में ट्रांसफर कर लिया। अब सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन देखिए। पहली है कि 2022 में जब ये मेच्योर हो जाते हैं, जब डेट ऑफ मेच्योरिटी आती है, इन्हें अगर यूक्रो ने पेमेंट कर दिया तो ये अपने बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। हम्म अगर कोई कारण से पेमेंट अटका, अगर नहीं आया टाइम पे, एनबीएफसी वो एनपीएस हो गए या जो भी हो गया, तो विंट वेल्थ के पास ऑप्शन है कि जो बॉन्ड्स उन्होंने कोलैटरलाइज लोन्स लिए थे, वो उन्हें जो एसेट्स हैं वो बेचना चालू कर देंगे, करेक्ट। और उसके जो पैसे आएंगे उससे वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। और क्योंकि 20 करोड़ का लोन है, उसके सामने 25 करोड़ का कोलैटरल एसेट। एसेट्स है, कवर्ड एसेट्स है, हम्म और टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो लिया है वो 100 करोड़ है। बोले मार्जिन सफिशिएंट है, अगर मैं इन्हें बेचना शुरू कर दूं, मैं बेच के आपको आपके पैसे दे दूंगा
और इसका जो रिटर्न आपको आएगा वो 9 से हो सकता है 13% भी चला जाए, क्योंकि हमें ज्यादा रिकवरी हो सकती है। और ये हमारे क्लॉजेस हैं जो हमने यू ग्रो के साथ एंटर किया है, तो हमें ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाएगी, हम आपको पेमेंट कर देंगे। मान लीजिए 2022 में सब कुछ ठीक चला, तो ये बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है ये मार्केट लिंक बॉन्ड्स कर दिए, मार्केट लिंक डिबेंचर्स दिए हैं। तो विच मींस इसका एक कंडीशन डाल दिया है कि अगर सेंसेक्स अगर 10,000 के नीचे चला गया, जो आज की तारीख में 50,000 है, अगर 10,000 के नीचे चला गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और 10,000 के ऊपर रहा तो आपको, तो एक मार्केट लिंक कंडीशन दे दिया है, जिससे ये इक्विटी एसेट माना जाता है। टैक्सेशन इसका इक्विटी वाला हो गया है। सो क्योंकि ये इक्विटी एसेट हो गया, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 10% टैक्स भरना है। सो दैट इज ओनली टू मेक इट एन इक्विटी एसेट। इक्विटी एसेट होते ही इक्विटी टैक्सेशन लग जाता है। और जो कंडीशन है कि सेंसेक्स 10,000 से नीचे जाए, विच इज वेरी अनलाइकली कि 1.5 साल में आपका 50,000 से 10,000 के नीचे जाएगा। सो इट इज अ कंडीशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैक्सेशन पर्पस। अब इसमें ये सोचना एक इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एडिशनल आपको इसमें बेनिफिट मिल रहा है, जो आज एक रिस्क फ्री रिटर्न हम देखेंगे 6% आसपास है रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है आपको, यहाँ पे आपको 9% से 11% मिलेगा। इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपके पैसे अटक सकते हैं। ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होता है, बताता हूँ मैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब अच्छे कब तक होते हैं? जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस दिन कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स एकदम पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाते हैं। मतलब ऑन पेपर इट लुक्स वेरी फैंसी, ये देखिए कवर है, आपको 20 करोड़ का लोन है, लेकिन सामने 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, चाहूं तो मैं बेच सकता हूँ। लेकिन इतना आसान कुछ नहीं होता फाइनेंशियल मार्केट्स में। हमने देख लिया है कि जितनी फैंसी प्रोडक्ट्स आते हैं, उतना ही उसमें ना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जब प्रॉब्लम आती है, आज की तारीख में एक थोड़ा डाइग्रेस करता हूं, DHFL का जो अभी हम सिचुएशन देखने पिरामल ने ले लिया, DHFL के इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली रिटर्न ऑफ। मतलब आपके अगर शेयर्स थे, उसकी वैल्यू 0 हो गई है। 81 बॉन्ड्स में हमने देख लिया, जितना बैंक इश्यूअर है, सब कुछ, सब कॉन्वर्सेशंस कर ली हमने, लेकिन एंड में क्या होता है, जब तकलीफ आती है, तब ये सारे जो फैंसी प्रोडक्ट्स हैं और सारी जो टर्म्स कंडीशंस है, वो सब एक तरफ हो जाती है, और बाकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका उस समय सुनने वाला कोई नहीं होता। सो आपने जो पूछा, आपका सवाल था कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो वन इज कि अगर यू ग्रो को रिकवरी ही नहीं हुई, आप एनपीएस ज्यादा बढ़ गए, और आप अपने जो कोलैटरलाइज्ड एसेट्स बता रहे हैं कि मैं उसे बेचने निकलूंगा, उसमें भी कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स आ सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर जाता है जिससे अपने एसेट्स को कोर्ट में चला गया, तो वो कोर्ट प्रोसेसेस अपनी जगह चलते रहेंगे। और आपको आवाज आ रही है स्वाति? जी आ रही है। स्क्रीन आपकी फ्रीज लग रही थी। नहीं अभी ठीक है। ओके, सो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि और जो एडवाइस दी भी जा रही है वो ये है कि अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट का फिगर है, उसमें से 10-20% लगे। 10,000 के बॉन्ड्स दे रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को, अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपया भी इसमें ऐसी कोई स्कीम में लगाते हैं, और आपको 3 से 4% ज्यादा कमाई हो रही है, तो साल का आप 4 लाख रुपया इन रियल सेंस, 4,000 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं इन रियल सेंस। और उसके सामने जो इंक्रीमेंटल, जो मैंने बताया कि इतना ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट लेना, उसमें आप अगर 4,000 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं और 1 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हैं, इज इट रियली वर्थ? आपकी क्या पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करेगा? अगर इतना ही रिस्क लेना है, तो आप क्यों ना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में देखें, जिसमें या बैलेंस एडवांटेज टाइप का फंड देखें, तो शायद आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटेड प्रोडक्ट रहेगा। दैट इज माय पर्सनल व्यू। I'm trying to do a video with the founder of Wintwell, और उनसे मेरी जो बात हुई, उतने में समझ में आया था कि प्रोडक्ट क्या है। उन्होंने रिस्क के बारे में भी बताया था। उन्होंने ये बात कही थी कॉल पे कि 10,000 रुपए हैं तो लगाने का मतलब नहीं बनता, छोटी रकम में आपको वो रिटर्न नहीं दिखेगा। पहली बात तो उन्होंने रिस्क बहुत अच्छे से बताया था कि ये रिस्क है इसमें। इनका था लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो एक बार उनसे आपकी राय तो समझ में आई है, एक बार उनसे भी डिटेल में एक वीडियो बहुत जल्दी करते हैं, ताकि थोड़ा और उनके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी मिले। हालांकि आपने मोटे तौर पे समझा दिया है कि ये क्या होता है। तो आई होप जो किनका सवाल था, ये राजीव अरुण जी को, उनको जवाब मिल गया होगा। मोस्ट सर्टेनली ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा सेफ नहीं है। मतलब और मैं क्यों ये हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई डिस्कशंस इस टॉपिक पे सुने हैं,
और ये इतनी खाली बेनिफिट्स बताया जा रहा है और ये इशू इतनी जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो गया रादर दैट ये दिखाता है कि लोगों ने सही तरीके से समझा नहीं है और ये वापस आगे जाके कभी ना कभी ये ऐसी 81 बॉन्ड्स जैसा कुछ सिचुएशन नहीं आए। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को तो कहूंगा प्लीज ये प्रोडक्ट में मत डालें। HNI है तो उनको ये समझ में आता है, रिस्क एबिलिटी है, तो प्लीज उसमें आप सोच समझ के देख के समझ के करें तो ठीक है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं है। ओके, क्विकली पोर्टफोलियो देख लेते हैं सीताराम पाढ़ी जी का। PPFC पराग पाढ़ी फ्लेक्सी कैप में है, DSP मिड कैप में है, मोतीलाल ओसवाल S&P 500, UTI इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। इतना इनका अभी तक निवेश है और चाहते हैं एक्स्ट्रा पैसा कुछ निवेश करना 5000 के आसपास। जाना चाहते हैं कि स्मॉल कैप में निवेश करें या फिर जो ऊपर में जो नाम बताए गए इतने सारे उसमें ही कर देंगे तो उतना सफिशिएंट है। इनफैक्ट इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अच्छा है, इसमें इन्होंने DSC मिड कैप भी बताया शायद, इफ आई एम नॉट जी मिस्टेकन। जी जी। सो मिड कैप ऑलरेडी है, तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप नहीं लेके आप मिड कैप में कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। आपके पास फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप इंडेक्स हो गया, इंटरनेशनल फंड है, मिड कैप है, और मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप भी बताया आपने। या राइट, सो आई थिंक मोतीलाल लार्ज एग्जिस्टिंग, एंड मिड कैप, करेक्ट। या सो आई थिंक इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अच्छा है तो उसी में ऐड कर लें। आई डोंट थिंक कोई भी नई स्कीम ऐड करने की जरूरत है। ओके, चलिए यहाँ पर हम जो पहले से शॉर्टलिस्ट किए गए सवाल थे उसमें से एक लेते हैं क्विकली। राजेश जी का सवाल, राजेश जी का सवाल मोटे तौर पर ये है, ठीक है? ओके। आपको इनकी उम्र मैंने सही पढ़ी है ना, 28 साल, और इनका सवाल जो डिटेल में है मैं एक बार यहाँ से मेल पे ही देख कर पढ़ लेती हूँ। राजेश पुजारी जी नाम है इनका, गुजरात में रहते हैं, सूरत में, और पॉलिसी बाजार से HDFC का कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान, इस नाम की पॉलिसी मुझे नहीं दिखी है, शायद कोई और नाम है पॉलिसी का, लेकिन ये क्लिक टू इन्वेस्ट होगा, हम्म, और उसी कैटेगरी में वो कैपिटल गारंटी आप। करेक्ट। और इसमें इन्होंने जो पे टर्म है 5 साल का है, 15 साल के बाद विड्रॉल है, पॉलिसी को 8 महीने हुए हैं, प्लान कैसा है जानना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि एक और पॉलिसी ली है AIA लाइफ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस फॉर्चून प्रो, जहां पर भी पे टर्म 10 साल का है और ये 1 महीना ही हुआ है, और उसके अंदर जो ऑप्शन है शायद निवेश का वो मल्टी कैप फंड का है। इसके अलावा 50,000 रुपए और निवेश करना है इनको, तो जानना चाहते हैं कि कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है। जो उनका सबसे फनी चीज लगा है मुझे पूरे मेल में, फनी में बोल रही तो माइंड मत कीजिएगा, मजेदार चीज है ये। विथड्रॉल आफ्टर 25/27/30 या जब 50 लाख हो जाए तब। वाह। सो इनफैक्ट ठीक है ना कि कहते हैं कि 25 साल बाद या 50 लाख, whichever is earlier। तो हाँ। सो पॉइंट ठीक है। सो सिर्फ इतना है कि स्वाति, हमने बात की है लगातार और बहुत सालों से हम किए जा रहे हैं हम्म कि आप कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप या कैपिटल गारंटी या कोई भी फॉर्मेट का प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें जो रिटर्न्स, जो कन्वेंशनल रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में से, वो करीबन 5.5-6% आसपास रहेगी। हम्म तो क्या ये 5.5-6% रिटर्न आपको 20-25 साल बाद कोई भी रियल सेंस में वेल्थ क्रिएट करके देगा क्या? आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर रहे हैं, तो पैसे आपके ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं इन प्रोडक्ट्स में, कोई भी यूलिप, इंडोमेंट या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, तो विड्रॉल इतना लॉक्ड इन होते हैं 5 साल तक, और जो सरेंडर चार्जेस होते हैं, आप क्यों ऐसा प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें रिटर्न्स भी आपको लिमिटेड ही मिल रहा है? कैपिटल गारंटी वर्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको इतना पता है कि आप इक्विटी में भी पैसे लगा रहे हैं, लेकिन एंड में आपका जितना पैसा लगा है उतना तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो सिर्फ उतना देख के अगर आप ये सब चीज कर रहे हैं, और लाइफ पर भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता नहीं, जितना आप प्रीमियम भरते हैं उसका 10 टाइम्स होता है। तो अगर आपने मान लीजिए 3,000 रुपया महीना भरे, 36,000 रुपया साल का भर रहे हैं, आपको 3,60,000 का कवर है, तो इंश्योरेंस बोल के भी कुछ खास है नहीं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि दोनों पॉलिसी क्योंकि उन्होंने जस्ट शुरू की है, तो थैंकफुली इनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गया नहीं है इसमें, तो ये अभी बंद कर दें। और पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन की जो फैसिलिटी है वो तो रहेगी इसमें, कि आपका पैसा जो है वो पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, और 5 साल मेच्योरिटी होने के बाद आपको 4% ब्याज के साथ मिल जाएगा। तो जो भी अभी तक भरा है आपने, एक बार जस्ट सिंपली बंद कर दीजिए। और ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप प्लेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स PPF में भी अगर लगाते हैं, तो उसमें तो कैपिटल गारंटी और रिटर्न है मच हायर, ठीक है, रिटर्न फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन 5.5% से ज्यादा आई एम श्योर आपको आगे जाते हुए भी एवरेज में रिटर्न मिल ही जाएगा।
हम्म। तो पीपीएफ इज अ बेटर ऑप्शन। और आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको अगर इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, ऐसी इतनी सारी ऑप्शंस है फंड हाउसेस में, हम्म। आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो विल बी अ मच बेटर ऑप्शन फॉर यू। ओके। अगर लेकिन इतना अभी जब बंद करेंगे तो जो पैसे वापस मिलेंगे वो पूरे तो प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, कट कुटा के मिलेगा कुछ ना कुछ। नहीं, वो अभी मिलेगा ही नहीं एक्चुअली, इन्हें 5 साल तक तो रुकना ही होगा। इन्हें तो वो पैसे क्या जो भी कर मिलेंगे तो वो वही रहेगा। तो ये वो आप बोल रहे हैं कि बंद कर दो, आप उसको निकालने की सहूलियत नहीं है, दिस इज व्हाट नहीं, यू आर आप सेइंग। उसे आगे का प्रीमियम भरना बंद कर दें हाँ। और पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा एक ओके। सरेंडर चार्ज लगने के बाद, और फिर आपको 5 साल कंप्लीट होंगे तो पैसे हाथ में आ जाएंगे 4% ब्याज के साथ। ओके, ऑलराइट। मिताली जी का सवाल था, वो कहीं खो गया, मुझे जहां तक याद है वो ये कि डीएसपी मिड कैप में 3,000 रुपए की एसआईपी करना कैसा रहेगा। तो बेसिकली पूरा पोर्टफोलियो तो पता नहीं है ना, उम्र पता है, लेकिन अगर डीएसपी मिड कैप फंड पर आपकी राय। सो इट इज अ वेरी गुड फंड विद इन द मिड कैप कैटेगरी। तो क्या हम्म। मिड कैप में एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है और उसमें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली मिड कैप जोड़ना है और डीएसपी, तो इट्स अ गुड फंड, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट। व्हेन यू से अच्छा फंड है, ऑन व्हाट बेसिस डू यू से दैट? तो देखिए, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें। आपका कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, जो रोलिंग रिटर्न्स हम एक एक हम्म। 3 इयर्स के, 10 ईयर में, 5 इयर्स के और लॉन्ग टर्म बेसिस देखते हैं। उनके रिस्क रेशियोज अगर देखेंगे हम, रिस्क रिवॉर्ड की कितना रिस्क लेता है फंड और उसके सामने आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है हम्म। उसके फंड मैनेजर। और इक्विटी ऐसे डीएसपी एज फंड हाउस हम देखेंगे कि सिर्फ मिड कैप नहीं, उनकी सारी इक्विटी स्कीम्स जो मैनेज करते हैं, हम्म। एवरेज उन सब का कितना आउट परफॉर्मेंस रहा है, नॉट ओनली मिड कैप। हो सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर स्कीम का हमने देखा तो हम्म। उसी पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया क्योंकि ऐसी कोई कंपनी खरीद ली थी जिसका एक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा मल्टी बैगर बन गया। हम्म। लेकिन अगर आप 10 आपके इक्विटी स्कीम्स हैं, उनमें से सिर्फ मिड कैप ने अच्छा किया तो 9 क्यों नहीं अच्छा किया? अगर अच्छे फंड मैनेजर हैं तो आप बाकी फंड्स में, तो आपको बाकी स्कीम्स में भी अच्छा करना चाहिए था। तो हम्म। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, नॉट जस्ट उसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों टाइप के डेटा आते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम नंबर्स देखते हैं, उसमें बहुत सारी अदर बाकी चीजें भी देखी जाती है। ओके। तो उन सब लिहाज से आप कह रहे हैं डीएसपी मिड कैप एक अच्छा फंड है। मिताली, अगर आप देख रही हैं तो गो अहेड। अभिषेक गुप्ता जी का सवाल है, एसबीआई ब्लू चिप फंड का एयूएम बहुत ज्यादा बन हो गया है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ फंड मैनेजर टू मैनेज सच अ लार्ज एयूएम फंड एंड डिलीवर अल्फा? बेहतर ये ना होगा कि इंडेक्स फंड में निवेश किया जाए? तो क्योंकि ये एयूएम की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और सवाल हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका ले लेते हैं। स्मितास्य जी का सवाल, आई होप मैंने सही स्पेलिंग लिखी हो आज। और इन्हों नहीं नहीं ओ अ, अ, ये सवाल किसी और का था और मैंने किसी और का ले लिया है। हम्म। एयू वाला सवाल था जरूर किसी का, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं वसंत आ रहा है। वसंत वसंत हेगड़े जी ने भी भेजा था, अभी हाँ, मुझे शो हो रहा है। जस्ट अ सेक, मैं वो सवाल निकाल रही हूँ। राइट, वसंत हेगड़े जी का सवाल था ये। हम्म। स्मितस्य जी, मैं आती हूँ आपके सवाल पे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है वसंत जी ने कि जहां तक इनको समझ आई है कि एयूएम एक रोल प्ले करता है, की रोल निभाता है फंड्स की परफॉर्मेंस में। लार्ज और मिड कैप में जितना ज्यादा एयूएम होगा उतना बेहतर होगा, और स्मॉल कैप में जितना कम हो, ये इनकी समझ है, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। जानना ये चाहते हैं कि एयूएम लिमिटेशन या जो दायरा है वो क्या होना चाहिए लार्ज मिड कैप का और स्मॉल कैप का। उन्होंने खुद दिया भी है कि लार्ज मिड कैप में 500 से 1,000 करोड़ इतना क्या सफिशिएंट है, स्मॉल कैप में लेस देन 5,000 टू 6,000 करोड़। अगर ये 6,000 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो क्या हमें रिडीम कर लेना चाहिए, क्या ये सेफ नहीं रहता फंड? तो इस पे थोड़ी सी हम इनको जानकारी चाहिए। सो वेल, ये बात सही है कि एयूएम का साइज एक पैरामीटर जरूर है जो डिसाइड करता है कि फंड परफॉर्म कैसे कर सकता है। हम्म। तो और यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप में, जहाँ पे हम्म। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड मैनेजर को नहीं दिखती हैं तो वो हम्म। बंद करती हैं फ्रेश एक्सेप्टेंस लेना। हो सकता है कि लमसम मना करें या एसआईपी में रिस्ट्रिक्शन लगाएं। तो एक एक उदाहरण जो अभी है वो है मेरा एसेट का इमर्जिंग हम्म। ब्लू चिप फंड।
उन्होंने लमसम एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है और वो उसकी उस इस स्कीम की करीबन एयूएम 18,000 करोड़ के आसपास आज की तारीख में है। तो इन्होंने लमसम इसमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एसआईपी की भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है 2,500 रुपए तक की। तो वो इस कारण से है कि नहीं तो कोई भी एएमसी क्यों नहीं पैसा लेना चाहेगा, वही बिजनेस में है, वो पैसे मैनेज करने के लिए है, लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि मुझे अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही है। तो पैसा अगर स्कीम में आते रहेगा और उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है तो वो कैश में मेंटेन करते हैं, जो ओवरऑल स्कीम का परफॉर्मेंस पे असर आने लग जाता है। तो ये मिड एंड स्मॉल कैप में अगर एक साइज के ऊपर चला जाता है, तो इन्होंने एक पैरामीटर एक बनाया कि 5,000 से 6,000 करोड़ के अगर ऊपर चला जाए तो यस टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज राइट कि अगर 6,000 करोड़ के ऊपर चला गया तो हो सकता है कि आपको इतनी आइडियाज मिले ही नहीं कि आप पैसे कोई अच्छी कंपनीज में लगा सकें। तो ऑब्वियसली आपको ऐसे दिखेगा कि मैं करूं क्या उस पैसे का, तो या तो रिस्ट्रिक्शन होगा या तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं निकल जाऊं स्कीम से। तो या ही इज राइट टू दैट एक्सटेंट, लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि एयूएम इज नॉट दी ओनली पैरामीटर। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लेकिन नॉट दी ओनली पैरामीटर। पर्टिकुलरली लार्ज कैप में इन्होंने जैसे एसबीआई, आपके इसके पहले का एक सवाल था कि एसबीआई ब्लू चिप का बहुत बड़ा ईओएम हो चुका है। राइट। तो एसबीआई ब्लू चिप इज अ लार्ज कैप फंड और लार्ज कैप जो स्पेस है वो इतना बड़ा है कि उसमें जो मार्केट लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि एयूएम अगर आपका मान लीजिए 30, 40, 50,000 करोड़ तक भी चला गया तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं। और एसबीआई ब्लू चिप इज अ लार्ज कैप फंड, तो या तो आप एसबीआई ब्लू चिप इज एन एक्टिवली मैनेज्ड या आप इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड देयर इज अगेन नो ब्रेनर, मतलब वो तो हमने ऑलवेज बहुत बात की उसके बारे में। सो इवन एसबीआई ब्लू चिप इज अ गुड फंड। अगर आपको थोड़ा भी घबराहट हो रही है तो इंडेक्स फंड में तो आप बेझिझक मूव कर ही सकते हैं। But is it possible for the fund manager to create alpha if the fund size is too big? या व्हाई नॉट इन अ लार्ज कैप स्पेस, यस। अगर लार्ज कैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप में दिक्कत आ सकती है, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लार्ज कैप में बेफिक्र होकर करिए। ओके। कुणाल गोयल जी का सवाल है कि क्या ईएलएसएस फंड में फंड मैनेजर हर कैटेगरी में पैसे, हर कैप में पैसे लगा सकता है, लार्ज मिड स्मॉल? बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, एकदम। उनके पास पूरी छूट होती है कि वो लार्ज मिड और स्मॉल, इट्स लाइक अ फ्लेक्सी कैप विद 3 ईयर लॉक इन, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, अगला सवाल हम किसका लेंगे? अगला सवाल हम लेते हैं, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने काफी दफा, उन्होंने कहा 7वीं बार मेल किया है, प्लीज ले लीजिए। एंड ऋषभ मिश्रा जी, 34 साल उम्र है इनकी, 60 साल में रिटायरमेंट पे ये 10 करोड़ का कॉर्पस चाहते हैं एक्युमुलेट करना। इसी साल शुरू किया है 22,000 रुपए की एसआईपी। पीएफ डिडक्शन जो है वो 6,154 रुपए है। इक्विटी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब 9 लाख रुपए के आसपास का है। और फंड्स के नाम मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं, क्विकली बताती हूँ। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, मिराज एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ICICI Prudential Sensex Index, Axis Blue Chip, Axis Mid Cap, Nippon Small Cap, Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF और Mirae Asset Tax Saver। या सो स्वाति, अगर हम कैलकुलेशन नंबर्स देखें, क्योंकि ना 10 करोड़ का टारगेट बना रखा है और 26 साल है इन्हें इकट्ठा करने के लिए, तो अगर हम इक्विटी एसेट्स देखें, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी पोर्टफोलियो जो 8-9 लाख रुपए का है, प्लस अगर ये कंटिन्यूसली 22,000 रुपए एसआईपी करते रहे, और अगर हम दो पैरामीटर्स लेते हैं, अगर ये 12% से पोर्टफोलियो ग्रो करता है और अगर ये 14% पे करता है, तो अगर ये 12% पे ग्रो करता है पोर्टफोलियो, प्लस हमने पीएफ के जो इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी अगर इंक्लूड करें, और पीएफ का एवरेज रिटर्न करीबन हम 7% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करने जाए, तो 12% में इन्हें जो टोटल लमसम 26 साल बाद मिलेगा वो करीबन 7 करोड़ आसपास होना चाहिए। और अगर 14% का अनुमान लगाते हैं तो 10 करोड़ का इनका जो टारगेट है पूरा हो जाएगा। तो इक्विटी में 12-14 की बात कर रहा हूँ, और डेट पे मैंने 7% अगर लेते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 14% रिटर्न जनरेट करें। और 14% अगर जनरेट करना है तो ऑब्वियसली इक्विटी एसेट्स में बने रहना होगा। और पोर्टफोलियो जो उन्होंने बनाया वो भी अच्छा है, उसमें अगेन द बैलेंस अच्छा है, इंटरनेशनल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सब का कॉम्बिनेशन अच्छा है। सिर्फ एक जो निपॉन स्मॉल कैप है जिसमें 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं सुझाव दूंगा कि उसे बंद करके एक्सिस मिड कैप में वो इंक्रीज कर लें, तो एक स्कीम भी कम हो जाएगी और उनका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट होके एब्सोल्युटली स्मॉल कैप से, डेडिकेटेड स्मॉल कैप से निकल के वो एक मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में भी ऐड हो जाएगा। तो इनके सवाल का एक पार्ट था कि क्या 15 से 17% की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं?
उम्मीद तो दुनिया कहान है, उम्मीद कीजिए, लेकिन ये देख लीजिए कि उससे कम में भी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। चेस्ता चेस्ता मुंजाल का सवाल है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 2,000 रुपए, मिरो एसेट में 4,000, पराग पारीख में 4,000, HDFC इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स में 2,000, ये इनका पोर्टफोलियो है। सजेस्ट अ वैल्यू फंड। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि रेकरिंग डिपॉजिट के बदले क्या ICICI अल्ट्रा शॉर्ट फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? ओके, सो इन्हें वैल्यू फंड चाहिए था। वैल्यू फंड की कैटेगरी में आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड इज अ वेरी वेरी गुड फंड। मतलब बहुत Okay. पुराना फंड है एंड वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, एंड एज आईसीआईसीआई एज अ फंड हाउस has a very very matured research team with fund management team. So I think इन्होंने एक पीरियड था जिसमें वैल्यू फंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा था, लेकिन इन्होंने सेंटिमेंट्स में आके अपना फिलोसफी चेंज नहीं किया और उसका रिजल्ट आज आप देखेंगे कि वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वैल्यू फंड कैटेगरीज में आता है। सो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड इज वन ऑप्शन। और इनका जो दूसरा सवाल था रिकरिंग डिपॉजिट की जगह क्या ये अल्ट्रा शॉर्ट में? यस, आई थिंक मोस्ट सर्टेनली, बिकॉज की रिकरिंग डिपॉजिट में आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल भी रहेंगे। जो चीज आपको डेट म्यूचुअल फंड अल्ट्रा शॉर्ट हो या लिक्विड हो या एनी अदर फंड, उसमें आपको विड्रॉवल रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं होंगे। रिटर्न वाइज हो सकता है करंटली आपको रिकरिंग डिपॉजिट गिव्स यू बेटर रिटर्न, लेकिन वो टैक्स एफिशिएंसी और लिक्विडिटी ये सब देखें तो आई थिंक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म विल बी बेटर। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट विल मेक अ डिफरेंस। चलिए, अब यहाँ पे मैं क्विकली, वक्त ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, इसमें 10 से जी का सवाल ले लेती हूँ। जानना चाहते थे कि एक इन्वेस्टर अपना रिस्क प्रोफाइल कैसे खुद से असेस कर सकता है बिना एक्सटर्नल एलिमेंट्स से बायस्ड हुए? स्वाति, आपको ध्यान होगा कई साल पहले मैंने आपको एक फिनामेट्रिका का एक क्वेश्चनर भेजा था, एक आपको एक एक्सरसाइज करने भेजी थी, जो आपकी रिस्क प्रोफाइल को असेस करके भेजते वापस, लेकिन आपने वो 3-4 पेज का जो पूरा था, मतलब बहुत लंबा था, आपने उसे पूरा नहीं किया था। वो रिस्क मतलब ये प्रोफाइल बताना जरूरी था यहाँ पे आपको? मतलब नहीं, आप मुझे ये बताएं, ये बता के क्या मिल गया आपको? मैं आपको बताता हूँ ये कनेक्शन क्यों है, ये अभी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये रिस्क प्रोफाइल असेस करने के लिए ही होता है, और हाँ, एक पिरामिड का एक रिस्क प्रोफाइलिंग टूल है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आपको मिलेंगे जो आपको असेस करने के लिए हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन बुक्स, ऑन पेपर ये सब बहुत अच्छा लगता है कि आप लेकिन इसे करते कितने लोग हैं, और उसको क्योंकि लंबा होता है वो कंप्लीट नहीं होता। अब इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप जब रिस्क प्रोफाइलिंग में जाते हैं तो एक है आप अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन करते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन होगी, तब आप वो जवाब दे रहे हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि आप सिलेक्ट करें कि कि ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका जवाब क्या होगा। तो ये आप जब सिचुएशन इमेजिन करके उसमें आंसर कर रहे हैं, और जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में होते हैं ना, आपका रिएक्शन अलग हो जाता है। हम कई इन्वेस्टर से बात करते हैं, इक्विटी में रिस्क है, चलिए कवर्ड बॉन्ड की बात कर लेते हैं। कवर्ड बॉन्ड्स में हमने सब समझाया रिस्क है, तो कोई इन्वेस्टर आज जब इन्वेस्ट करना होगा ना, हाँ रिस्क है मुझे मालूम है, मार्केट है, वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है मैंने पैसे लगाए, नीचे भी जा सकता है, सब मालूम है। लेकिन जब एक्चुअली पैसे नीचे जाते हैं ना, पैसे लगा देते हैं 1 लाख रुपए और उसकी वैल्यू 50,000 दिखती है ना, तो आप ये भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, मतलब आपने क्या सोचा था। तो रिस्क को इमेजिन करके जवाब देना और रिस्क कोई सिचुएशन में होते हुए उसे हैंडल करने में बहुत फर्क होता है। एक और उदाहरण देता हूँ, जब अभी मार्केट जब 2008 की मंदी आई, मार्च 2020 का लॉकडाउन जो कोविड रिलेटेड मार्केट गिरा था, कई इन्वेस्टर्स ने हमको फोन किया था कि भाई अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी हो गई, हम क्या करें। ये इंसान का रिस्क प्रोफाइल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन घबराहट हुई थी। अब फिर हमसे जब बात हुई, हम उन्हें समझाते हैं कि ये तो नॉर्मल है, दैट कॉन्वर्सेशन गोज ऑन। जब हम उन्हें समझाते हैं तो वो फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अब इस चीज का आप रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे? क्या ये रिस्क प्रोफाइल चेंज हुई थी मार्च 20 में? नहीं, एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली उन्हें तो वो सेटल डाउन हुए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग इज सच ए सब्जेक्टिव टॉपिक कि आप इसे असेस ही नहीं कर सकते। इंसान इतना इमोशनल क्रीचर है कि उसका बिहेवियर एक टाइम पे ऐसा होगा, अगले दिन अलग हो जाएगा। तो आंसरिंग द क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा टूल है कि आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं? आई थिंक इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, एंड द ओनली वे यू कैन गो अबाउट डूइंग दिस इज जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी हो जाती है कि एक जगह पैसे गिर रहे हैं, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। एंड में आदमी देख के क्या खुश हो जाता है, क्या देख के खुश होता है? मैं प्लस में हूँ, कभी ना कभी मार्केट ऊपर आएगा। एंड अगर आपने इमरजेंसी फंड वगैरह बना रखा है तो दैट इज गुड। सो आंसर इन वन शॉर्ट लाइन,
प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन टूल्स हैं जो आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है। थ्योरी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो उस वक्त आपकी सारी थ्योरी कहीं साइड हो जाती है। तो जितना देर आप निवेशित रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, और एसेट एलोकेशन इज द की। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन जी का। रोहन जी का सवाल मोटे तौर पर ये है, उनके पिताजी आई गेस की मृत्यु हुई है कुछ दिनों पहले, और उम्र इनकी 25 साल के आसपास है, अभी कमाई कर नहीं रहे हैं। तो इन्होंने पोर्टफोलियो ऐसा बनाया है, जो आपके सामने है स्क्रीन पे। जानना ये चाहते हैं कि आगे अगर पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की जरूरत हो या किसी भी चीज के लिए, तो वो कहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, ये फ्लेक्सी एफडी से या फिर डेट फंड से? सुवेल, स्वाति 25 साल के हैं रोहन, और ऐसी मुश्किल घड़ी के दौरान उन्होंने फाइनेंसेस अपने सर पे लिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और हैंडल करना चाहते हैं। आपने जिस हिसाब से एलोकेट किया है कि जितना आपका पैसा 10% इमरजेंसी के लिए रखा है, 60% आपने डेट में रखा है जहां से आप एसडब्ल्यूपी करके अपनी महीने की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। इक्विटी में आपने 15% रखा है कि आगे जाके लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, और पीपीएफ में आप कर रहे हैं क्योंकि वो डेट एलोकेशन है। आई थिंक एलोकेशन आपने बहुत अच्छा किया है, और आई प्रे एंड होप कि आप आगे जाते हुए भी ये सिचुएशन से अच्छी तरह निकल सकें। लेकिन दो सलाह मैं दूंगा आपको। एक फॉर श्योर कि आप सिर्फ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेके अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट और ये सब डिसीजन अभी मत लें। आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को डेफिनेटली कंसल्ट करें, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप 25 इयर्स के होते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक एक्सपीरियंस अपनी जगह पे एक अलग मायने रखेगा। सो प्लीज कंसल्ट समबडी, या जो आपको सही तरीके से बता सके। दूसरी बात, आपने एलोकेशन बताया है बट अमाउंट नहीं है उसमें, सो आई डोंट नो कि किस तरह से एलोकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। दूसरा, मुझे ये नहीं पता कि आपकी जरूरत कितनी है इन टर्म्स ऑफ रुपी टर्म्स, तो मुझे नहीं पता कि सफिशिएंट होगा कि नहीं, तो आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन दैट पार्ट। लेकिन यस, अगर आपकी एजुकेशन, फर्दर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ चाहिए, तो आप ऑब्वियसली डेट फंड्स जो आपका एबीएसएल फ्लोटर है या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है उसी में से निकालेंगे, so that obviously is for those purposes. और रोहन जी, अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हर्ष फॉर दिस, मैं उनका कांटेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर आप सही तरीके से प्लान करना चाहते हैं, आप कर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन शुरुआत में किसी की गाइडेंस, किसी का हाथ पकड़ के चल ले कुछ दिनों तक, और उसके बाद मे बी आप अपना खुद से आप फैसले कर सकते हैं अपने पैसे से जुड़ा हुआ। एक सवाल है अर्का बसु जी का। जानना ये चाहते हैं कि पहली बार सेक्टोरल इंटरनेशनल फंड में निवेश करना चाहते हैं। इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर एफओएफ इनकी पसंद है, इन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है। थॉट प्रोसेस ये है कि कंजम्पशन एज अ थीम विल इवॉल्व एंड न्यू मल्टी बैगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड अराउंड द ग्लोब। सो व्हाट्स योर टेक? इस सेक्टर को लेकर हम भी बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, ये फंड पे आपकी राय क्या है? Yeah, so concept wise we believe the same, and that is why मैंने पहले भी बात की FMCG as a fund, India based जो FMCG fund है, that also I'm personally very much in favor of. So yeah, global theme, global consumer theme पे अगर बात करें, so this fund is fine, I don't think उसमें कोई भी दिक्कत है। और आप क्योंकि इसमें समझ रही, so in her question ही उन्होंने जवाब भी खुद दिया है, so she understands this concept। हमने कहा है सेक्टर फंड्स में तभी करें जब आप उस सेक्टर को समझते हैं, एंड सो आई थिंक शी कैन गो अहेड। आई डोंट सी एनी रीजन कि इसमें उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसे कंपेयर करिए, आपको ग्लोबल कंज्यूमर फंड में जाना है कि इंडिया फोकस्ड जो डोमेस्टिक एफएमसीजी फंड्स हैं। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद राइजिंग इनकम पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, एनीथिंग यहाँ कुछ भी बनाओ सब बिक जाता है। सो मे बी एफएमसीजी व्हाट डिड यू से? यहाँ कुछ भी बनाओ बिक जाता है। आप कोई भी एफएमसीजी आइटम लगाओ, इतने 138 करोड़ की आबादी है, आप बिस्किट, चाय, आइसक्रीम कुछ भी बनाओ, आई मीन यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन, हाँ, खपत हो जाती है यहाँ पे। एग्जैक्टली। सो एफएमसीजी फंड एज एन इंडिया बेस्ड इज आल्सो वेरी गुड आइडिया। अगर आप ग्लोबली जाना चाहती हैं तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर इन्वेस्को फंड इज नाइस, आप यू कैन गो अहेड। ओके, क्विकली एक आखिरी सवाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रैप करेंगे। विश्वजीत दत्ता जी का जानना ये चाहते हैं कि इमरजेंसी फंड को कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना क्या एक अच्छा ऑप्शन है,
क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है 7 to 8% का है। इज इट अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कॉर्पोरेट इनफैक्ट डिपॉजिट्स? एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन हम्म बिल्कुल भी, मतलब इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट एक्चुअली, क्योंकि इमरजेंसी फंड है कि आपको पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, और कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो होती हैं उनमें एग्जिट ऑप्शन टेक्निकली होते नहीं है। हम्म आपको वो, अगर कोई अच्छी कॉर्पोरेट होगी वो बोलती है कि ठीक है आप पैसा निकालना चाहते हैं मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन जो टेन्योर होता है आपने 5 साल 1 साल जो भी पीरियड का किया है उसके हम्म बीच में आप ऐसा नहीं कि रातों रात भी निकाल सकते हैं। तो हम्म, रिटर्न चाहे कुछ भी हो, आई मीन 7% हो, 11 हो, कुछ भी हो, आप या कॉर्पोरेट डिपॉजिट में इमरजेंसी फंड तो 100% नहीं लगा सकते। इमरजेंसी फंड का बेसिक फंडा समझ लीजिए, वो इमरजेंसी में काम आता है। इमरजेंसी फंड वैसी जगह रखेंगे जहां पर आपको इमरजेंसी पड़े तो तुरंत पैसे निकालने की सहूलियत हो। लिक्विडिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग एन ऑप्शन टू पार्क योर इमरजेंसी फंड। सो इस चीज को हमेशा ख्याल रखिए। क्विकली एक सवाल और, राधे श्याम जी का बहुत बार आ चुका है, तो मार्केट का हाई लेवल देखते हुए एक मुश्त राशि को एसटीपी के द्वारा 1 साल में इक्विटी में निवेश करना चाहता हूँ। इस हेतु क्या शॉर्ट टर्म डेट फंड में एक मुश्त निवेश करना सही है? हर्ष? वेल, अगर आप 1 साल का टेन्योर ले रहे हैं जिसमें डेट से इक्विटी में आएगा तो शॉर्ट टर्म फंड्स नहीं लें, तब आप हम्म, वो अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स लें, लिक्विड फंड्स ले लें। आई थिंक दैट विल बी बेटर, why? क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन एज पर सेबी डेफिनेशन है वो 2 to 3 years का है। हम्म और आप अगर 1 साल में ही निकलना चाह रहे हैं, वो क्लियर है कि 12 महीने में आप निकलने वाले हैं, हम्म तो कई बार ऐसे हो सकता है कि जो वॉलेटिलिटी आपको डेट में दिखे, हम्म शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में दिखे, वो आपको लिक्विड और ये सब में नहीं मिलेगी। सो क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप इक्विटी फंड में आना चाह रहे हम्म, हैं, दैट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, तो डेट में रिस्क लेके क्या मतलब है? और अगर आप इतना ज्यादा लेते भी हैं तो इंक्रीमेंटल क्या रिटर्न मिलने वाला है? आई मीन व्हाट आर यू गोइंग टू गेन मोर फ्रॉम एन अल्ट्रा शॉर्ट फंड टू अ शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड? नथिंग right. रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच हर्ष। सवाल अभी भी बहुत सारे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन लेना मुमकिन नहीं हो पाएगा। यकीन माने हम इसको एक नोट बनाते हैं और फिर हम जो प्री डिसाइडेड क्वेश्चन की लिस्ट है उसमें हम इसको स्टोर करते हैं ताकि वहां से हम आगे के शोज में लेते रहें। थैंक यू सो मच हर्ष। हम फिर से कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे। तब तक यस बीच में एक बार मुलाकात होगी हमारी, और आप लोनावला से जो लेकर आए हैं, अगर कुछ लेकर आए या फिर कहने के लिए कह दिया था आपने, वो मैं आपसे जरूर लूंगी। जी हाँ, जरूर। ठीक है, चलेंगे, टेक ओके, केयर, चलिए बाय। बाय बाय। ऑलराइट, अच्छा एक चीज आपको मैं बता देती हूँ। कई दफा मैं सवाल जो मेल पे आते हैं, मेल आईडी khazanapadhao@gmail.com, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मैं उनको लिख के बताती हूँ कि आपका सवाल आज के शो में ले रहे हैं, लेकिन आज कुछ सवाल मिस हो गए हैं, तो उनको मैं बता दूं। अमित त्रिपाठी जी, स्वा स्वानंद स्वानंद बोरकार जी, आप दोनों को मैं ईमेल के जरिए आपका जवाब दे दूंगी, तो आप प्लीज डिसअपॉइंट मत होइएगा। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर्ष से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ गाइडेंस के लिए, इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी के साथ हर्ष काम करते हैं। द होल आइडिया इज टू प्रोवाइड दिस सर्विस कम से कम कीमत पे, ताकि सबको फायदा मिल सके। तो उन तक पहुंचने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, और साथ ही आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, ताकि आप सारे अगर वीडियो ना देखना चाहें और पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो वो आपको दिख जाएगा। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि जब सवाल भेजते हैं ना आजकल, तो अपनी तस्वीर भी एक भेज दिया करें, ताकि जब मैं उसके क्वेश्चन पेज बनाती हूँ तो वहाँ आपकी तस्वीर भी दिखा दिया करो, ताकि लगे कि एक शक्ल दिखे मुझे कि कौन है जो सवाल पूछ रहा है। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऐसे ही हमें देखते रहिए, सुनते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, तुरंत। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल। गुड नाइट।